अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के एक टॉपिक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है और इसके वेरियस एग्जांपल्स जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कोवेलेंट बॉन्ड और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि दो एटम क्या करते हैं, अपने अपने साथ ना अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस एटम की तरफ भी अट्रैक्ट होता है और इस एटम की तरफ भी अट्रैक्ट होता है। मीन्स कि ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से दोनों एटम्स के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। जैसे कहते हैं एज डिफाइंड अबव, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स when they share valence electrons with each other। कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन दो एटम्स के दरमियान तब होती है जब दोनों एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी अपनी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं इन सम कंपाउंड्स इट इज़ ऑब्जर्व्ड, लेकिन कुछ कंपाउंड में ये भी देखने को मिला है दैट इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स do not come from both bonding atoms. The pair of electron is donated by one of the bonding atom only। लेकिन कुछ कंपाउंड में ये भी देखने को मिला है कि ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में, बल्कि क्या होता है ये एक एटम क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डोनेट कर लेते, दोनों इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर लेता है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ना दो इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है, ठीक है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम शेयर करता है दूसरे के साथ, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन को फिर हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड का नाम देते हैं। कहते हैं द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच ओनली वन एटम डोनेट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो ये वो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक ही एटम डोनेट कर देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एक ही एटम की तरफ से आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बॉन्ड की फॉर्मेशन को फिर हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं, या फिर इसको दूसरा नाम जो है वो डेटिव बॉन्ड भी दिया जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि एक एटम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो जो देने वाला एटम होता है उसको हम डोनर कहेंगे। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टर एटम का नाम देंगे। जो एटम दे रहा है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशी नाम देंगे। और जो एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो चूँकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, यानी इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम है ये वो स्पीशी है। अब चूँकि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उससे एरो जाता है, जो ले रहा है उसकी तरफ एरो जाता है। जैसे ये देखें, ये एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये देखिए इससे एरो अराइज हो रहा है और जो ले रहा है उसकी तरफ जा रहा है, यानी डोनर से एक्सेप्टर की तरफ हम क्या करते हैं, ये जो एरो होता है ये बनाते हैं, ठीक हो गया। अब देखे कहते हैं द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी कोवेलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों एटम इक्वल पार्टिसिपेशन करते हैं, इक्वल एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बात करें तो उसमें क्या होता है, एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो यहाँ कहते हैं वो कंपाउंड कि जिनके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं NH3 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ देखें हाइड्रोजन के साथ उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। अभी लोन इसके करीब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एटम आता है तो ये क्या करता है, अपना जो इलेक्ट्रॉन जो अपने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल है जैसे नाइट्रोजन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। अब यहाँ हाइड्रोजन शेयर नहीं कर रहा बल्कि नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है और इस अट्रैक्शन को फिर हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर अमोनियम आयन की बात हुई है, अमोनियम आयन को हमने वहाँ भी एक्सप्लेन किया है। जैसे अमोनियम मॉलिक्यूल में हम देखते हैं उसमें एक नाइट्रोजन होता है और उसके साथ जो है 3 हाइड्रोजन जो होते हैं वो अटैच होते हैं, और 3 हाइड्रोजन के साथ उसने एक नाइट्रोजन के आखिरी शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ शेयर किया जाता है, जिसके नतीजे में 3 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऐसे ही रह जाते हैं इसके ऊपर, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, जिसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ये क्या है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब जैसे ही ये देखिए इस तरह के सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन जो होती है इसमें हो जाती है,
लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम जो है इसकी तरफ आता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम जो है इसकी तरफ आता है, तो ये क्या कर लेता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उसके साथ क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है, जिससे उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की जो कमी है, जो डेफिशिएंसी है, वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इस इलेक्ट्रॉन रिच एटम और इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के दरमियान एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, और इस अट्रैक्शन को फिर हम क्या नाम देते हैं, अमोनियम आयन का नाम देंगे। देखिए NH4 जो है इसकी इस तरह से फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है उसके आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको तो वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास बच जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को वो दूसरे हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है उसके साथ शेयर कर लेता है। तो देखिए ये 3 जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन इस वाले हाइड्रोजन के साथ वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, जिसके नतीजे में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। और यहाँ देखिए हमने देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड को हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है उसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एरो जो होते हैं कहाँ से अराइज होता है, जो देने वाला होता है उससे अराइज होता है, जो ले रहा होता है उसकी तरफ जाता है। सो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिस्टम है ये देने वाला है, और ये जो सिस्टम है ये लेने वाला है। सो देने वाले से लेने वाले की तरफ जो होता है एक एरो जो होता है वो बना दिया जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर इस हाइड्रोजन का डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है, जिसमें एक ही एटम क्या कर लेते हैं, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेता है। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशन ऑफ कंपाउंड इन NH3 एंड BCl3। यहाँ पे दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपका इसमें बन सकता है कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे भी आपको NH3 यानी नाइट्रोजन एटम जो है आपको नज़र आ रहा है, इसके इर्द गिर्द जो वही हाइड्रोजन जो आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए ये नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है ये डॉट से जो रिप्रेजेंट की जा रही है नाइट्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो क्रॉस से रिप्रेजेंट की जा रही है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए नाइट्रोजन के आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जो है पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक जो पेयर है वो क्या है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्डिंग में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन जैसे इसके करीब एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल आते हैं BCl3 कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में बोरॉन का देखें इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर ये क्या करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन इनको तीनों क्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा, जिसके नतीजे में 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में आ जाएंगे। अभी भी इसके आखिरी शेल के अंदर एक खाली स्पेस मौजूद है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या होगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये नाइट्रोजन इसके साथ शेयर कर लेता है, जिससे बोरॉन की कमी को पूरा कर लिया जाता है। अब क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके साथ शेयर कर दिए गए हैं, जिससे क्या होते हैं, बोरॉन के आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे कर लिए जाते हैं। तो यहाँ देखें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने इसके साथ शेयर किए हैं, जिसके नतीजे में इन दोनों एटम्स के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। जैसे यहाँ नाइट्रोजन देखिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन के साथ शेयर कर रहा है। सो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो बोरॉन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। इस तरह देखिए नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन के भी पूरे हैं। तो इसका मतलब एक एटम ने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए हैं, जिसके नतीजे में दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो गई है, और इस अट्रैक्शन को फिर हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ हमने डिस्कस की। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम इक्वल पार्टिसिपेशन करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में देखें तो उसमें क्या होता है, दोनों एटम क्या करते हैं, इक्वल पार्टिसिपेशन जो होती वो नहीं होती, बल्कि एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करता है, जिसके नतीजे में दोनों एटम के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, और इस अट्रैक्शन को फिर हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड का नाम देते हैं। सो यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन कीजिए या उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बताओगे कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी वो आप बताओगे। साथ में अमोनियम आयन की फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है कि उसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। देखिए आप फिर इस तरह का डायग्राम, इस तरह के आप स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे, और अगर आपसे BCl3 और NH3 का पूछा जाए तो आप ये इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा इस तरह के क्वेश्चन जो थे पेपर में आ सकते हैं, आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को फिर लाजमी करना है, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन हैं और आपके इसमें अच्छे से मार्क्स जो हैं वो आ सकते हैं।